चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, इससे पहले ना आपका जो है ना जो सब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट हम करवा दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग आते हैं जो चैप्टर हमारा 1 है, क्वेश्चन चैप्टर जो है, यानी कि जो पूरा हमारा क्वेश्चन जो है जिसका हम लोग आज देखने वाले ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है ना पूरा हम कवर किए, ठीक है ना। आपको किताब में तो मात्र 10-12 होगा, जितना परिभाषा वगैरह से होगा सबसे हम निकाल के इसमें लिखे हैं, ठीक है ना। यदि आपको एग्जाम में आएगा ना बच्चों तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। यदि इस चैप्टर से आएगा तो एग्जाम में से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों का शरीर बना होता है। फिर बच्चों, जो जीव होता है ना उसका जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का। और यह कोशिका का जो खोज है ना बच्चों, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और बताते हो कि कोशिकाओं को सभी जीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो बोला कोशिका को। कोशिका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवों का शरीर किसका बना होता है? तो जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। और ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। याद रहेगा, क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्लियर है? अगला है, जीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। जो जीव द्रव होते हैं ना बच्चों, एक हमारे शरीर में पार्ट होता है जिसका नाम है जीव द्रव। तो जीव द्रव में जो है ना जीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। क्लियर है? अगला है कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, आपको अभी जस्ट बताते हैं कि कोशिकाओं के समूह को बच्चों उत्तक कहा जाता है। अगला है कि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन होता है। देखिए, एक कोशिकीय जीव आपका पेड़ पौधा हो गया, ठीक है ना, उन सभी में जो उत्सर्जन होता है ना आपका होता है विसरण क्रिया के द्वारा। याद रहेगा, एक कोशिकीय जीव हो गया या फिर आपका पेड़ पौधा हो गया, वो शरीर के सतह से ही यानी कि विसरण क्रिया के द्वारा ही वो उत्सर्जन करता है। और हम लोग बहुकोशिकीय जीव है तो हम लोग के उत्सर्जन के लिए नाक, मुंह और सब चीज ना बना हुआ है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन होता है वह विसरण क्रिया के द्वारा होता है, राइट। अगला है कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाता है। यानी कि वह सब काम जिसके द्वारा कि जीवों का रक्षा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वह ना पोषण कहलाते हैं। यानी कि वह विधि जिसमें जीव अपना पोषक तत्व को ग्रहण करके खाना पीना खा के जीवों का रक्षा करेगा, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला है हमारा कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए वह किसी और जीव पर निर्भर नहीं करता बल्कि वह खुद पर डिपेंड होता है, खुद पर जो सेल्फ डिपेंड होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी हमारा आ जाता है सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे। तो बच्चों, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? आपका स्वपोषी होते हैं। बाकी बात दुनिया में जितना चीज आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। हम मानव से भी परपोषी ही है। हम लोग जो है ना यानी कि जितने जीव जंतु होते हैं अपना भोजन के लिए वह खाद्य पदार्थों पे डिपेंड करते हैं, मतलब उत्पाद पर डिपेंड करते हैं। अगला है कि सभी हरे पौधे होते हैं। आपको बताए थे ना कि स्वपोषी यानी कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है बच्चों? देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह क्लोरोफिल में होता है ना। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल के वजह से ही हमारे पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। अगला है कि पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग जो हरा होता है ना, पौधों का रंग यानी कि पौधों के पत्तियों का रंग जो हरा होता है, हरा भरा जो होता है पौधे, वो होता है क्लोरोफिल के वजह से ही। अगला है परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, परपोषण जो है ना आपका होता है 3 प्रकार का। कौन कौन? एक आपका होता है
परपोषण है ना। हाँ चलिए, एक होता है आपका मृतजीवी पोषण और दूसरा का होता है परजीवी पोषण और एक होता है आपका परपोषण, सॉरी परपोषण नहीं, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो बच्चों परपोषण जो है ना, परपोषण आपका होता है 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और एक होता है आपका प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण में हम लोग आ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो आपका अमरबेल का जो पौधा है यह आपका परजीवी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी है? तो मृतजीवी बच्चों आपका है गोबर छत्ता। आप सभी देखे होंगे, आपका जैसे वर्षा वगैरह पड़ता है ना, तो गोबर के ऊपर में आपका गोबर छत्ता बन जाता है, वो हमारा क्या है? मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में बनता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? हमारा ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधे जो है ना बच्चों, पेड़ पौधे जो है तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं क्या? वह छोड़ते हैं ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और लेते हैं क्या? वो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हमारे वायुमंडल में ना, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वह हमारा 0.03% है। यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने % होते हैं? तो 0.03% होते हैं। अगला ये कि पौधे वायुमंडल में कौन से गैस छोड़ते हैं? तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं क्या? क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और बच्चों देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो हरित लवक को यानी कि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला आते हैं कि पत्तियों में पाया जाता है, तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में देखिए आपको ना ऑस्टोमाटा पाया जाता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टोमाटा कहेंगे। चलिए, तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? ऑस्टोमाटा पाया जाता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि पेड़ पौधे जो है ना बच्चों, पेड़ पौधे जो अपना सूर्य की उपस्थिति में है ना, सूर्य की उपस्थिति में जो अपना क्या करेगा? भोजन जो बनाएगा, तो उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए? उसे तो क्या चाहिए? पहले तो क्लोरोफिल चाहिए पत्ती में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वह वायुमंडल से लेता है, उसके बाद जल एवं सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि इनमें से आपका हो जाएगा सभी। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण में जो है ना क्या क्या चाहिए? यह 4 पदार्थ चाहिए। पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं इंग्लिश में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, 4 पदार्थ उनको चाहिए। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, यानी पौधे कौन सा गैस लेते हैं? तो आपको ये बताए थे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि वायुमंडल में CO2 कितना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जल संवाहक ऊतक है। तो देखिए पेड़ पौधा में ना आपको 2 ऊतक पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है? पेड़ पौधा में 2 ऊतक पाए जाते हैं। एक का नाम होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम। एंड दूसरा हमारा होता है बच्चों फ्लोएम होता है। एक हो गया जाइलम, दूसरा क्या हो गया? फ्लोएम। और जाइलम का जो काम है, इसका क्या है? केवल जल का परिवहन करना। याद रहेगा, जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन करना। वो भी कैसे? नीचे से ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जाइलम केवल जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है। कौन? जाइलम। और फ्लोएम का काम क्या बच्चों? इसका काम है भोजन का परिवहन करना। किसका? भोजन का मतलब है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। और यह भोजन का परिवहन जो होता है पेड़ पौधा में, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पेड़ पौधे में 2 ऊतक पाए जाते हैं। एक हमारा होता है जाइलम, और जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन करना। दूसरा हमारा क्या होता है? फ्लोएम, इसका काम क्या होता है? भोजन का परिवहन करना।
और इसमें भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। यहाँ क्वेश्चन था क्या, जल संवाहक ऊतक कौन है, यानी कि जल को ले जाने वाला ऊतक कौन है। तो जल के लिए क्या होता है, देखिए जल के लिए हमारा जाइलम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो है ना रात में नहीं होता है हमारा, किस में नहीं होता है, रात में नहीं होता। अब सर जी क्यों नहीं होता रात में, क्योंकि बच्चों रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। अब रात में हमारा सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है, तो इसलिए रात में हमारा प्रकाश संश्लेषण होता भी नहीं है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन एक कोशिका एवं अनिश्चित आकार का जीव है, यानी एक कोशिका का होना चाहिए और उसका आकार निश्चित नहीं होगा, मतलब अनिश्चित आकार होगा। तो हमारा होता है अमीबा। अमीबा का जो आकार होता है ना वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप कैसे बना दीजिए, अमीबा बन जाएगा। क्या बन गया, अमीबा बन गया। और अमीबा प्यारे बच्चों भोजन का जो अंतर्ग्रहण करता है ना वह कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ध्यान दीजिएगा कि अमीबा जो है ना भोजन का जो अंतर्ग्रहण करता है, कैसे करता है, वह कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है भोजन का। अगला है कि कुटपाद, यहाँ क हो जाएगा, ठीक है ना, कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो कौन करता है, अमीबा करता है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय एवं निश्चित आकार का जीव है। तो देखिए आपका पैरामीशियम जो बच्चों है ना, पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि इस रूप में आपका होता है पैरामीशियम, ऐसा होता है पैरामीशियम होता है। यह वह सिलिया के द्वारा ढका होता है। और यह अपना भोजन जो है ना कोशिका मुख यानी कि साइटोस्टोम के द्वारा, क्या हो गया, कोशिका मुख हो गया, साइटोस्टोम के द्वारा क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। कौन, हमारा पैरामीशियम। अगला है कि कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा भोजन ग्रहण कौन करता है, तो हमारा पैरामीशियम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। अगला है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है लगभग। तो देखिए हमारा जो लेटी होता है ना, यहाँ से यहाँ जो भोजन आता है इसको आहार नाल कहते हैं। या आहार नाल का जो लंबाई होता है वह जो है ना 8 से 10 मीटर होता है। कितना था बच्चों, 8 से 10 मीटर। किसमें है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला है आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, यानी भोजन जो जाता है पहले कहाँ जाता है, पहले मुंह में जाता है, मुंह के बाद वो आस्ते से नीचे आता है। यानी कि आहार नाल का जो आहार नाल है इसका पहला भाग किससे जुड़ा हुआ है, मुंह से जुड़ा हुआ है। तो आहार नाल का जो पहला भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मुंह गुहा हो जाएगा। मुंह में क्या होता है, आपका दांत होता है। देखिए आपको लिखा हुआ है छोटी आंत। देखिए पहले बोला था आपको कि पाचन की क्रिया ना, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहां पर, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और इसका लंबाई जो होता है ना 6 से 7 मीटर होता है, किसका, छोटी आंत की लंबाई। अगला आते हैं, जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, वह कहलाते हैं। हमारा जीव जो होता है ना जीव, इस पे कई तरह का अंकुर पाया जाता है, दाना दाना टाइप का पाया जाता है। वो हमारा उससे क्या करते हैं, हम लोग स्वाद ग्रहण करते हैं ना, खट्टा मीठा स्वाद ग्रहण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वाद कलियां, या फिर आप बोल सकते हैं स्वाद ग्रंथि भी कर सकते हैं। अगला है कि एक वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं। इसको आप वीवीआई कर लीजिए। इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही खास है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। अगला है दांत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दांत जो है ना आपका होता है 4 प्रकार का। कौन कौन, एक हमारा होता है छेदक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा जो होता है इसका होता है चवर्णक होता है। तो पहले बच्चों हमारा दांत जो होता है वो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन, छेद, इसका काम है भोजन को छेदना फाड़ना होता है। और भेदक का मतलब इसका वही होता है, भोजन को काटना होता है, छेदा करना होता है। अगर चवर्णक और चवर्णक इसलिए काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दांत कितने हुए, दांत हो गए हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन, एक छेदक, एक भेदक, एक अग्रचवर्णक और एक होता है हमारा चवर्णक होता है। क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन है ये कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। हमारा यहाँ पे जो मुख गुहा है ना इसमें 3 गो इधर होता है, 3 गो इधर होता है। कितना हो गया, 6 गो, 6 गो मतलब हो गया 3 जोड़ा। तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी बच्चों, 3 जोड़ी क्या होती है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना ऑटोमेटिक हमारा यहाँ से लार निकलता है और जो ना भोजन हमारा गीला हो जाता है। आप अचार का नाम लीजिए ना, मुंह में आपका लार निकल जाएगा। अचार खाए हैं, हाँ, जब अचार का नाम लीजिएगा ना मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी कहाँ से आया, आपका वही लार से आया। तो लार कितने होते हैं, लार संख्या में 6 होते हैं, लेकिन जोड़ी में 3 होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6 हुआ, आप लोग समझ रहे हैं। तो 3 जोड़ी
लाल ग्रंथियां होती है। अगला है ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो बच्चों ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ये जो ग्रसनी होता है यहाँ पे होता है ना, ग्रसनी यहाँ पे 2 छिद्र होता है। एक होता है निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरा होता है हमारा कंठ द्वार। और ध्यान दीजिएगा, इन निगल द्वार के द्वारा ही हमारा भोजन जो है अमाशय में प्रवेश करता है। अगला है कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितना जठर रस स्रावित होता है, यानी हमारे पेट में प्रतिदिन कितना रस जठर रस कितना निकलता है? तो हमारा निकलता है 3 लीटर, रोज 3 लीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बच्चों? यहां से लेकर नीचे तक 8 से 10 मीटर, सॉरी 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर हमारा क्या छोटी आंत की लंबाई होती है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बच्चों? छोटी आंत होता है। अगला है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ में होती है? तो छोटी आंत में ही हमारा पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। किसमें? छोटी आंत में। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन और लिख के लिखिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, काम से मतलब है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई ना आपका 6 से 7 मीटर होता है। तो है नहीं? हाँ चलिए 6 तो है ना, 6 से कितना होता है? 7 मीटर होता है, छोटी आंत की लंबाई होती है। और आहार नाल का लंबाई 8 से 10 होता है। आहार नाल, ध्यान दीजिएगा, आहार नाल का 8 से 10 मीटर, और छोटी आंत का कितना होता है? 6 से 7 मीटर। अगर आप ऑप्शन में 7 लिखा तो 7 मार सकते थे, लेकिन आपका ऑप्शन में 7 नहीं है तो आप 6 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 होता है किसमें? हाँ जी 2.5 सेंटीमीटर। अगला है निम्न में से किसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है? देखिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना बच्चों, शाकाहारी जंतु में आहार नाल की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है ना, सॉरी अधिक होती है। और जो मांसाहारी होते हैं उसमें थोड़ा क्या होता है? कम होता है। शाकाहारी से मांसाहारी थोड़ा कम होता है। आइए अगला, ग्रहणी किस आकार का होता है? ग्रहणी जो है ना हमारा यू आकार का होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू आकार का। अगला है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बड़ी ग्रंथि कौन है? हमारा यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर, LIVER, लीवर। हमारा क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। यही लीवर कमजोर हो जाता है ना बच्चों, तो हम लोग का खाना पीना, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं वो पचता नहीं जल्दी। यकृत का भार कितना होता है? यह होता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है यकृत का भार। अगला ये कि पत्ता का रंग हरा होता है, पत्ता का रंग होता है ओह हरा होता है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए आपको क्या? किस क्लोरोफिल के कारण से पत्ती का रंग कैसा होता है? तब होगा हरा होगा। ऐसे पत्ता का रंग तो आपका नीला भी कभी होता है ना, पीला भी होता है। तो फिलहाल में अपना पत्ता का रंग होता है, बोलेगा क्या? क्लोरोफिल के कारण से पत्ता का रंग क्या होता है? बोला हरा होता है। ठीक है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए शरीरगली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? शरीरगली मतलब जब जीव मरता है वो सर गल जाता है। तो ऐसे पौधे, ये ऐसे पौधे जो कि शरीरगली जीवों पर निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, मृतजीवी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी इनमें से हो जाएगा सभी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा परफेक्ट। अगला ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में पानी टूटता ही तो होता है, CO2 मुक्त नहीं होता। बच्चों आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना? ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ते, वो तो लेते हैं ना वायुमंडल से। तो पानी टूटता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये भी सही है। और CO2 का उपयोग होता है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं लेकिन CO2 मुक्त नहीं करते हैं, CO2 नहीं छोड़ते हैं। तो बोलता है क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है? देखिए ग्रसनी जो है ना वो ग्रसनी से जो जुड़ा होता है वो निगल द्वार से होता है, क्योंकि आपको ना ग्रसनी में 2 छिद्र होता है और निगल द्वार के द्वारा ही हमारा भोजन हमारे आमाशय में आता है। जहाँ जब निगलते हैं ना उसमें ग्रसनी होता है, मतलब ग्रसनी से निगल द्वार जुड़ा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? निगल द्वारा हो जाएगा। देखिए इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, फिर साउंड सही से जाएगा नहीं। ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी हमारा छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का। चलिए तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था जिसका नाम था जैव प्रक्रम और पोषण, इसमें हमारा टोटल पूरा गिन चुन के क्वेश्चन कितना है? 50। तो आप लोग इसे नोट्स बना लीजिएगा। आपका चैप्टर 1 जो है ना बायोलॉजी का, जो जैव प्रक्रम और पोषण था
वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है ना, आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग का कल जो क्लास शुरू होगा वो क्या होगा, हमारा चैप्टर 2 होगा जिसका नाम है शोषण, और कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का शोषण। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से आभार।